कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज अभी फ़िलहाल मैं कोलकाता में हूँ। कोलकाता के साइंस सिटी में हूँ। तो बस फिर आज यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और अभी ये एंट्रेंस है। यहाँ पे अंकल है, वो टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे अपनी साइंस सिटी। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो साइंस से रिलेटेड होगा। ज़रूर कुछ न कुछ हमें सीखने मिलेगा। हम घर से निकलने के लिए यहाँ पहुँचे तो बहुत देर हुई थी, फिर भी अभी हमने टिकट ले लिया है और अब हम यहाँ से जाएंगे, वो साइड जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे साइंस सिटी का जो भी सफ़र है, जो भी हम देखेंगे वो। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसा झूले के जैसा है और इसमें हम भी बैठ के जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से आगे का नज़ारा कैसा दिखता है। तो फिलहाल हम रुक गए, हम बैठ चुके हैं इसके अंदर। ये देखो वाह, ये एक्चुअली भूलभुलैया था जिसके अंदर अगर शायद हम जाए तो 1 घंटे तक तो किसी को मिलेंगे ही नहीं, 2 घंटे भी लग सकते। अभी हम बैठे इसके अंदर। ये बाय एयर था। अभी में ऐसा लग रहा था कि जैसे एरोप्लेन में जब चढ़ने का भी एक सफ़र शायद ऐसा ही होगा। और अब हम जा रहे हैं आगे और शायद ये जो मिनी ये कुछ भी है वो हमें एंड ऑफ द साइंस सिटी पहुंचाएगा और वहाँ से फिर हम पूरा देखेंगे। ये देखिए पूरा व्यू कितना अच्छा लग रहा है। फुल्ली ग्रीनरी था, गार्डन भी है और सीखने के लिए साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी है। सब रूम में अलग अलग टिकट लोगे ना। वो बिल्डिंग देख रहे हो फ्रेंड्स? वाह अमेजिंग। ये गार्डन का एरिया था जहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे जैसे क्या है। यहाँ आर्टिफिशियल एरोप्लेन और आर्टिफिशियल जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी वो था। अब हम अंदर आ चुके हैं। ये साइंस सिटी के मेन एंट्रेंस पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसे नहीं दिखा गया। अब अलग अलग चीज़ें देखते हैं तो क्या क्या है। जो म्यूजियम मतलब आपको भी पता है कि आपको कब होता है। यहाँ अगर आप 10th या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को लाते हैं, अपने बच्चों के साथ में लेकर आते हैं तो लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंजॉयमेंट भी है, बच्चे एंजॉय भी करेंगे। बहुत सारे गेम्स भी है, बहुत सारे मैथ्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड पजल्स भी है। बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, घूमने भी मिलेगा और उन्हें मज़ा भी आएगा। ये देखिए कितने बड़े एरिया में इसे बनाया गया। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैं देखी और बहुत कुछ मैंने तो बहुत कुछ सीखा भी जो कि मैंने पढ़ा था उसे सामने एज ए प्रैक्टिकल यहाँ देखा। मोशन इल्यूजन डिफरेंट टाइप के मिरर्स देखे, कॉन्वेक्स और भी बहुत सारे जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे। एक्सपीरियंस क्या हो कैसा था। अटक गया उधर। ये फिलहाल गेम था जो मेरे अभी खेल रहे हैं और उन्होंने भी इसे बहुत ये किया, एंजॉय किया। गया और ऊपर इस गेम में एक जो भाई था वो प्रेशर के वजह से कितना ऊपर वो बॉल ले जा पाता है। ये था इसमें कि कितने प्रेशर से वो ऊपर जाता है। जितने से ऊपर का पैडल ज़्यादा डाला गया, जितना प्रेशर से डाला गया उतना वो बॉल ऊपर गया। और पास ये और ऊपर थ्योरी है। और अब इसके बाद फिर आगे आए और बहुत सारे अलग अलग गेम्स बहुत एंजॉय भी किया और मेरी मम्मी भी उनको देख रही है। थोड़ा सा एक लाइन और डिफिकल्ट भी था मुझसे तो नहीं एक लाइन और क्योंकि उनको बहुत
ज़्यादा फोर्स लग रहा था पैडलिंग करना, मतलब उसके बाद हम आगे गए। आगे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कुछ तो समझ में आई, कुछ नहीं भी समझ में आई, बट एंजॉय किया। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तो आई थिंक मेरे में एंजॉय किया और जो गेम, बहुत सारे जो गेम्स थे उसमें मुझे पता ये वो फ्लोटिंग कर बाय लेग्स एंड बाय कि क्या है? कुछ जो चीज़ें होती है, ग्रेविटेशन जो होता है ऐसे रोकता है आगे बढ़ने से, तो उसी को ट्राई करें, कभी पीछे की तरफ कभी आगे की तरफ। एक्चुअली वो आगे बढ़ना होता है बट वो उल्टा कर लिया, पर कोई नहीं, एंजॉय किया। इसके बाद फिर हम आगे गए, फिर ये फ्रेंड्स कैसे मूव हो रहा है, ये रोटेटिंग मूवमेंट, वो जो स्टार वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसके बाद एक्चुअली वॉइस का जितना, मतलब जैसा आप उसमें बोलोगे वैसा ये होता है, आवाज़ बाहर आता है। बहुत ही डरावनी आवाज़ें बाहर आ रही थी स्टार्टिंग में, जब हम एंटर हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूतिया हवेली में आ गए, वैसे वैसे आवाज़ आ रही थी। कोई मैकेनिज़्म होगा साइंस का वो। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लगभग पूरा दिखा सके। ये एज अ बाहर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन है और उसमें अलग से कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें क्या है। अब हम फिलहाल लाइन में खड़े हुए, उसके बाद पास देंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। वाह, इसमें हम अंदर आए तो हमने अभी फ़िलहाल गॉगल्स पहने हैं, एकदम अंधेरा है और सामने हमारे टीवी लगा है। गॉगल्स शायद इसलिए है ताकि हमें अजम्पशन जो भी कुछ है वो 3D इमेज में दिखे। ये एक्चुअली एक गेम है जो हम फ्री फायर एंड ऑल खेलते हैं, वो है, और ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल अंदर कैसा थोड़ा डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है इस गेम में। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें लग रहा है कि रियलिटी में हम ही वो फ्री फायर का मैन है और हम ही वो गेम चला रहे हैं, हम ही वो ड्राइव कर रहे हैं ऐसा। ये देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को भी मज़ा आएगा ये देखने में। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट यहाँ बाहर ही एक ऐसा बैनर था कि जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, जिन्हें चक्कर आते हो, वो कृपया अंदर ना जाए। तो हमने अगर एक्सेप्ट किया है तो गेम कंप्लीट तो करना पड़ेगा, बीच से उठ के नहीं भाग सकते। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खाई में गिरते ना, वैसा सिचुएशन आ गया है। अब हम फिलहाल यहाँ से बाहर आ गए। अब ये सबको लगभग पसंद आएगा। इस वीडियो के बीच में मैं नहीं बोलूँगी, क्लाउड। यहाँ पर भी हम बहुत सारे कलर्स देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ वीडियो अलाउड नहीं था, बट मैंने फिर भी लेकिन देखिए कलर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। ये ब्लू कलर दर्शाती है ओशियनिक वाटर, जैसे कि हमें पता है पृथ्वी का 3/4 पोर्शन में है पानी और 1/4 पोर्शन में है लैंड मासेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसे एक लैंड मास। इसके लिए मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, आप लोग भी सुनो, मुझे सुनने दो। और देखिए हमारे सामने है विशाल एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका।
अफ्रीका की उत्तरी दिशा में हम देख सकते हैं बड़ा सा येलो रीजन जो रेगिस्तान को दर्शाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट। क्या आप बता सकते हैं डेजर्ट का नाम क्या है? द ग्रेट सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट के नीचे हम देख सकते हैं एक लाइट ग्रीन कलर का रीजन जो एक ग्रासलैंड को दर्शाता है, सवाना ग्रासलैंड। और इसी सवाना ग्रासलैंड के बीचों बीच हम देख सकते हैं एक डार्क ग्रीन कलर का पैच जो एक रेन फॉरेस्ट को दर्शाता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, और इस रेन फॉरेस्ट का नाम है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। तो बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है और वो कहाँ है? दुनिया में इसी तरह और एक रेन फॉरेस्ट मौजूद है साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में, जो हमारे पृथ्वी का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। और इस रेन फॉरेस्ट का नाम आप सभी को पता होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच अमेज़न रिवर बहती है, और यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी के लिए इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पृथ्वी का 10% ऑक्सीजन यहाँ से जनरेटेड होता है। इसीलिए इसको कहते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ। अब साउथ अमेरिका को छोड़ के हम देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, और देखिए ऑस्ट्रेलिया में रेडिश ब्राउन कलर ज़्यादा है। यह रेडिश ब्राउन कलर दर्शाती है हाईलैंड्स एंड प्लेटोज को। अब चलिए देख लेते हैं हमारे प्यारा सा इंडिया को। और देखिए इंडिया दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। हम देख सकते हैं इंडिया में सभी प्रकार का कलर थोड़े बहुत करके मौजूद है। इसका नॉर्दर्न पार्ट में वाइट पैचेस जो दर्शाता है हिमालय रीजन में जमा हुआ बर्फ को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हम देख सकते हैं येलो कलर जो दर्शाता है थर्ड डेजर्ट को, राजस्थान की थर्ड डेजर्ट। और सादर्न एरिया में देखिए रेडिश ब्राउन कलर ज़्यादा है जो डेक्कन प्लेटो को दर्शाता है। अब हमारी पृथ्वी का दो पोल्स है। ये है पृथ्वी का नॉर्थ पोल जो ग्रीनलैंड रीजन को दर्शाता है, और ये है पृथ्वी का साउथ पोल जो दर्शाता है अंटार्कटिक रीजन को। अब ये दोनों ही पोल फ्रीजिड जोन में है, यानी कि यहाँ पे पूरा साल बर्फ जमी हुई रहती है, और इसीलिए देखिए इसका कलर भी वाइट है। अब आपके सामने ये जो पृथ्वी आप देख सकते हैं, इसका चारों ओर ध्यान से देखिए। हर डायरेक्शन में हमें सिर्फ दिन और दिन दिखाई देगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि पूरा पृथ्वी में एक साथ सिर्फ दिन हो? पृथ्वी में रहते वक्त क्या हम सिर्फ दिन को महसूस करते हैं? नहीं, रात भी होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करते हैं, और उसी दौरान पृथ्वी के जिस फेस में सन का लाइट पड़ता है वहाँ पे होते हैं दिन, और उसके ऑपोजिट साइड में होते हैं रात। और यहाँ पर हम एक सर्कल को देख सकते हैं जो ये दिन और रात को सेपरेट करें, जिसे हम कहते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सोचिए अगर पूरा पृथ्वी में एक साथ रात होता है, ऐसा असल में होता तो नहीं कि पूरा पृथ्वी में एक साथ रात है, अगर होता तो उस रात की पृथ्वी को दिखने में कैसा लगता? तो चलिए हम उसको भी एक बार आर्टिफिशियली देख लेंगे। तो ये रहा रात की पृथ्वी। देखिए पूरा पृथ्वी में अंधेरा होने के बावजूद बहुत सारे ग्लोइंग डॉट्स हमें दिखाई देगा, जैसे कि कोई ग्लिटरिंग डायमंड्स हो। क्या आप बता सकते हैं ये ग्लोइंग डॉट्स एक्चुअली क्या है? ये है नाइट टाइम लाइट्स जो हम घरों में, बाजारों में, सड़कों में जलाते हैं रात के समय। इन्हीं लाइट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, जैसे कि कोई भी रीजन का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, वहाँ पे रहने वाले लोग अमीर है या गरीब, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है या नहीं, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। इसीलिए ये लाइट्स को कहते हैं द लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे देश भारत से। और इंडिया में देखिए लाइट्स का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है जो इसका पॉपुलेशन को दर्शाता है। आज के दिन हम जानते हैं पॉपुलेशन में इंडिया टॉप कर रहा है, लेकिन देखिए इंडिया के पूरा एरिया में लाइट्स का डेंसिटी होने के बावजूद 1% में लाइट्स बहुत ही कम है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि वहाँ पे है थर्ड डेजर्ट, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब इंडिया के थोड़ी ऊपर हम देख लेंगे यूरोप का चेहरा, और यूरोप को देखिए दिखने में कुछ छिपकली जैसा लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट्स का डेंसिटी इंडिया से भी ज़्यादा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन से ज़्यादा है? नहीं, बल्कि पूरा यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से करीब 50 करोड़ कम है। फिर ये काफ़ी इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ही अमीर है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं। वही अगर हम देख लेंगे अफ्रीका को, तो इसको एक रिलेटिवली डार्कर रीजन जैसे लगेगा, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अब तक हैबिटेबल नहीं है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, सवाना ग्रासलैंड, और अफ्रीका में बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे अर्थ के ऊपर
एयर ट्रैफिक डेंसिटी को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ग्रीन कलर का मूविंग डॉट यहाँ से वहाँ जा रहे, ये सारे डॉट्स दर्शाती है एक एक एक्टिव फ्लाइट्स को। इंडिया में देखिए फ्लाइट्स का डेंसिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिन के समय 2 से 3 हज़ार फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है। वही अगर हम देख लेंगे चाइना एंड जापान की ओर, तो यहाँ पे फ्लाइट्स का डेंसिटी इंडिया से कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत सारे सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। अब चलिए देख लेते हैं यूरोप का चेहरा। वही यूरोप जहाँ पे पॉपुलेशन तो इंडिया से 50 करोड़ कम था, लेकिन फ्लाइट्स का डेंसिटी देखिए बहुत ही ज़्यादा, लग रहा है जैसे कि कोई मच्छरों का झुंड हो। यहाँ पे दिन में 30 to 35,000 फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है। फिर ये पृथ्वी का बिजिएस्ट एयरप्लेन रूट नहीं है, हम देख सकते बहुत सारे फ्लाइट्स ऊपर की ओर जा रही है। अगर हम उनको फॉलो करें तो हम पहुँच जाएंगे कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर देखिए फ्लाइट्स का डेंसिटी यूरोप से भी ज़्यादा है, माना जाता है कि दिन में 80 to 85,000 फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है, और इसी वजह से बन जाता है पृथ्वी का बिजिएस्ट एयरप्लेन रूट। और यहाँ पे मौजूद है पृथ्वी का बिजिएस्ट एयरपोर्ट, जिसका नाम है द अटलांटा एयरपोर्ट। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे जैसे रात होता है ये फ्लाइट्स का डेंसिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि रात के आसमान में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही चलती है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी कि घरेलू विमान बंद हो जाते हैं। अब रात के आसमान में हमें ये फ्लाइट्स दिखे या ना दिखे, हम एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारा सा मून है, यानी कि चंद्रमा। मून हमारे पृथ्वी का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है, और इस मून का 2 पार्ट है। एक है ये ब्राइट शार्प वाला चेहरा, और दूसरा है ये काली धब्बेदार वाला पोर्शन। क्या आप बता पाएंगे जब पूर्णिमा के टाइम हम फुल मून को देखते हैं तो मून का कौन सा सरफेस देखते हैं, ये ब्राइट सरफेस या फिर ये काले धब्बेदार पोर्शन? जी नहीं, पूर्णिमा के टाइम हम ये काले धब्बेदार पोर्शन को ही देख पाते हैं, जिसे हम कहते हैं चांद का कलर। क्योंकि हमें पता है चांद 27.5 दिन में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, और उसी 27.5 दिन में वो पृथ्वी के अराउंड एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए हम बार बार एक साइड को ही देख पाते हैं, और वो है ये काले धब्बेदार पोर्शन। दूसरी ब्राइट साइड हम कभी नहीं देख सकते, वो पीछे छिप जाता है। अब मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसका खुद का कोई रोशनी नहीं है, तो सवाल यही है इस मून को रोशनी देता कौन है? और हम सभी को पता है कि मून को रोशनी देता है सन, यानी कि सूरज, जो दिखने में एक आग का गोला जैसा लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे येलो कलर का पैचेस, जो सब दर्शाता है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जहाँ से एमिटेड होता है काफ़ी मात्रा में यूवी रेडिएशन, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब सन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जहाँ कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। 2 हाइड्रोजन आइसोटोप मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं, और उसी के साथ जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट के फॉर्म पे। इसीलिए सन का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। इसका सरफेस का टेम्परेचर करीब 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और इसका कोर का टेम्परेचर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और हमारे इस रूम का टेम्परेचर है ओनली 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता स्टार है, और इसी सन को केंद्र करके एक एक प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देख लेंगे हर एक को। और सबसे पहले आते हैं सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, यानी कि बुध। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है, जो अपना रेवोल्यूशन 88 डेज में ख़त्म कर लेते हैं। मर्क्यूरी के सरफेस में हम जो ब्लू कलर देख पा रहे हैं वो एक लो रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से है, और येलो कलर दर्शाती है सल्फाइड ऑर्स को। लेकिन मर्क्यूरी पे न जल है न एटमॉस्फेयर, और इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। मर्क्यूरी के बाद आता है सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। वीनस सन से दूसरी पोजीशन में रहते हुए भी हॉटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है एटमॉस्फेयर, जहाँ करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए सन से आया हुआ रेडिएशन को ये एंट्रैप करके रख सकते हैं, और यही एंट्रैपमेंट ऑफ हीट की वजह से वीनस का टेम्परेचर भी बहुत ही हाई रहता है, लगभग 800 केल्विन। और इस वीनस का भी अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है मर्क्यूरी जैसा। और वीनस के बाद आती है हम सबका प्यारा धरती, यानी कि मदर अर्थ। अर्थ सन से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे होने के कारण यहाँ पर जीवन का अस्तित्व है, और यही एक जगह है जहाँ पानी का 3 स्टेट मौजूद होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
इस अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें पहले से ही पता है। तो चलिए चलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, जिसका नाम है मार्स यानी कि मंगल। अब मार्स का एक निकनेम भी है, क्या आप बता सकते हैं मार्स का निकनेम क्या है? मार्स को हम बुलाते हैं द रेड प्लैनेट, क्योंकि मार्स के सरफेस में पाए जाते हैं बहुत सारे आयरन ऑक्साइड जो मार्स को रेड बनाते हैं। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता, मार्स को खास बनाता है इसका 2 पोल। हमारी पृथ्वी जैसा मार्स का भी 2 पोल है, और ये रहा मार्स का नॉर्थ पोल और ये है मार्स का साउथ पोल। अब ये दोनों ही पोल में बर्फ जमी है, लेकिन वो बर्फ पानी का है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। मार्स का अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट है। पहले सैटेलाइट का नाम है डीमोस और दूसरा है सैटेलाइट फोबोस। ये डीमोस और फोबोस बहुत ही इरेगुलर से दिखने में बिल्कुल खाने के आलू जैसा 2 सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सैटेलाइट गोलाकार दिखा रहा है क्योंकि ये स्क्रीन गोलाकार है। और ये फोबोस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट भी है। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसका नाम है जुपिटर, जो एक गैसियस प्लैनेट है। अब देख सकते हैं इसका सरफेस में गैसेस का मूवमेंट। अब जुपिटर का सरफेस को ध्यान से देखिए, इसका बीच बीच में एक गोल सा चीज घूमता हुआ दिखेगा, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट जाइंट आई ऑफ जुपिटर, जो असल में एक साइक्लोन है। और ये साइक्लोन एक जुपिटर पे 350 साल से राज कर रहा है। और ये छोटे से साइक्लोन का साइज इतना बड़ा है कि करीब 3 अर्थ यहाँ पे एक साथ फिट हो सकते हैं, और माना जाता है कि पूरा जुपिटर में करीब 1300 अर्थ एक साथ फिट हो सकते हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर का साइज कितना बड़ा है। अब साइज इतना बड़ा है तो इसका सैटेलाइट का संख्या भी ज़्यादा होगा। अभी तक करीब 92 सैटेलाइट डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें से 4 मेजर गैलीलियन सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस्ड होगा। और पहला सैटेलाइट का नाम है यूरोपा। यूरोपा एक एलिट क्लास ऑफ सैटेलाइट है जो दिखने में एक आइस बॉल की तरह, और इसका सरफेस में हम देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रैचेस। दूसरा है सैटेलाइट गैनीमेड। इस गैनीमेड का एक स्पेशलिटी है, ये जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट। तीसरे पे आते हैं कैलिस्टो। कैलिस्टो को देखिए, दिखने में कुछ गोल्फ बॉल जैसा लगता है और इसके सरफेस में पाए जाते हैं बहुत सारे क्रेटर्स एंड डेड वोल्केनोस, इसीलिए कैलिस्टो को हमारे सोलर सिस्टम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट भी कहा जाता है। और कैलिस्टो के बाद आता है बहुत ही खास एक सैटेलाइट जिसका नाम है आईओ। जब पहली दफ़ा साइंटिस्ट ने इस आईओ को देखा था तो आईओ उनको एक स्पेशल खाने की चीज़ जैसा लगा था, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा, इसीलिए आईओ को कॉस्मिक पिज़्ज़ा भी कहा जाता है, यानी कि स्पेस में घूमने वाला पिज़्ज़ा। लेकिन इसका सरफेस को ध्यान से देखिए, बहुत सारे ब्लैक डॉट्स हमें दिखाई देगा, जो सब दर्शाता है एक एक एक्टिव वोल्केनोस को। तो आईओ खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है, खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट, जिसे हम पुकारते हैं द क्वीन ऑफ प्लैनेट, सैटर्न। सैटर्न का खूबसूरती का मेन रीजन इसका रिंग्स में जो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होता है, वो रिंग हम यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि ये एक 2D प्रोजेक्शन है। अगर 3D या होलोग्राफिक होता तो वो रिंग हम देख पाते। अब सैटर्न का साइज भी काफ़ी बड़ा है। अभी तक इसका 83 मून्स डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट मून का नाम है टाइटन। ये है टाइटन। टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट आफ्टर गैनीमेड। और कहा जाता है इस टाइटन में मीथेन का बरसात होते हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटन का टेम्परेचर कितना कम होगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस में पाया जाता है काफ़ी मात्रा में लो वेट गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और इसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि इसको हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। और यूरेनस से मिलता जुलता इसका एक सिस्टर प्लैनेट भी है जिसका नाम है नेपच्यून। इस नेपच्यून में मीथेन का कंसेंट्रेशन यूरेनस से थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसीलिए देखिए इसका कलर भी डार्क ब्लू है। अब नेपच्यून से हमारे सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट का सफर तो खत्म होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं 2006 साल के पहले इस फैमिली में एक और भी मेंबर हुआ करता था, तो वो कौन था? जी हाँ, उस प्लैनेट का नाम था प्लूटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लूटो को भी प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसे कहा जाता है द डॉग प्लैनेट, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, हमारे चंद्रमा से भी छोटा। अब इसका सरफेस को ध्यान से देखिए, एक साइड का इमेज काफ़ी क्लियर दिखेगा और दूसरे साइड का इमेज है ब्लर, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक ये एक साइड का इमेज लेने में ही समर्थ रहे
और दूसरे साइड का इमेज लेना अभी भी जारी है। अब सोचिए, हम तो रहते हमारी फैमिली के साथ अपने अपने घरों में, हम सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो इतना बड़े यूनिवर्स में सन इतना भारी भरकम प्लेनेट को लेकर कहाँ रहता होगा? इतना बड़े यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम का एड्रेस क्या है? वो रहते गैलेक्सी में, और हमारी गैलेक्सी के नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा मंदाकिनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे डॉट्स, जो सब दर्शाता है एक एक स्टार को। एक एक ब्लू डॉट नया नया जन्मदार स्टार को दर्शाता है, जिसका अभी भी बहुत सारा फ्यूल बाकी है। एक एक व्हाइट या येलो डॉट दर्शाता है एक मिडिल स्टार को, जैसे कि हमारे सूरज। और एक एक रेड डॉट दर्शाता है एक ओल्ड स्टार को, जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही प्राण है, ऐसा नहीं है। इस साइंस सिटी में आकर हमने लगभग पूरी दुनिया की स्टडी कर ली, पूरा ज्योग्राफी तो पढ़े लिया, करने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे कि हम लगभग ये शो लेकिन वो खत्म होने कनेक्शन वाला अब है, तक तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। हम आशा करते हैं फ्यूचर में कभी चलते। वो कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर होगा। आपको और इसी होप के थोड़ा साथ भी ऐसा हम लगा इसको हो कि यहाँ इस पर वीडियो खत्म से करना आपको चाहेंगे। कुछ भी सीख मिली ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में बताओ। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए के साथ। आई थिंक आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और जाएंगे घर।